शुंठी और ये ब्लैक पेपर मिला के दिया और उसमें लाला स्राव और कफ बढ़ने की प्रॉब्लम और वो सब ज़्यादा हो रहे थे, वो सब नहीं हुआ और स्नेहपान बढ़िया से हुआ। सो वी शुड थिंक अबाउट प्रविचारणा। अभी मैं लास्ट ईयर नहीं पर उसके अगले साल नायर मेडिकल कॉलेज में आई वेंट टू गिव अ लेक्चर ऑन दिस ऑल द न्यू थिंग्स इन पंचकर्मा। वहाँ एक मैडम फार्माकोलॉजी से थी, वो कह रही थी कि शी वॉज ट्राइंग टू मेक बॉलस ऑफ घी, यू नो, जैसे सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आती है ऐसे थोड़े बड़े उसमें, एंड शी वॉज टेलिंग कि भाई जैसे 5 या 10 ग्राम 5 grams और 10 ग्राम बॉलस विल बी देयर सॉफ्ट जेल, एंड जस्ट आपको 30 ग्राम ये पिलाना है, 3 निकला दिए गए, 50 ग्राम देना है, इतने हो गए, झंझट ही नहीं, टेस्ट लेना ही नहीं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स वी हैव टू बी इनोवेटिव। मिल रहा है एनिमा कैन से दो या बस्ती पुटक से दो तो इतना ही पेनिट्रेट हुआ, लेकिन रिटेंशन टाइम में अंतर पड़ता है, वो हमने पहले ही बताया। दूसरा, हमने ये भी कोशिश करी कि भाई पॉस्चर चेंज करके, मीन्स जो वाम पार्श्वशयनम बस्ती लिखा है, इफ वी गिव विद द राइट पार्श्वशयनम व्हाट हैपेंस। एक्सरे मैं इसमें नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, पर एक्सरे से पता चलता है कि उसमें भी पेनिट्रेशन से बहुत कोई अंतर नहीं मिला, लक्षणों में भी फर्क नहीं मिला, लेकिन वाम पार्श्व में देने पर इतना अंतर मिला कि रिटेंशन टाइम ऑफ बस्ती वॉज इंक्रीज्ड, जबकि दक्षिण पार्श्व पे देखिए बस्ती दिया तो रिटेंशन टाइम बहुत कम मिला। दैट वॉज द थिंग। And another interesting thing I would like to share, that we try to, you know, measure the pressure of the basti through enema putak and through basti net. कि भाई जो एनिमा पुटक से, एनिमा कैन से हम बस्ती देते हैं और बस्ती पुटक से बस्ती देते हैं, क्या अंतर होता है। वी टुक हेल्प ऑफर नहीं करते तो क्या अंतर होता है। सो दैट इज द सिनारियो। बहुत सारे प्रॉब्लम बस्ती कैन में है। भाई जैसे आप कल्क द्रव्य उसमें ऐड करते हैं, कभी कभी फंस जाता है, फिर निकाल के फिर आपको देना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली देते हैं उनको पता है। फिर उसमें कहा है कि नाति शीत नहीं, ठंडी देनी नहीं चाहिए बस्ती, यानी मकान में आते आते वो ठंडी हो जाती है, अंदर पड़े पड़े ठंडी हो जाती है। लॉट मैनी थिंग्स आर देयर, वी हैव टू थिंक ट्वाइस एंड वी शुड प्रैक्टिस क्लासिकल वन। दिस इज द, यू नो, साइंटिफिक प्रूफ दैट बहुत सारे बार आप पहले हम बात करते थे तो मीन्स वैद्य कहेंगे नो क्या फर्क पड़ता है, बात करते हो मुझसे देते हैं, इससे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बट इट मेक्स डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। Another thing, preparation of the basti, pharmaceutical studies, very small things, but there are no proofs. This maxicum lavanam tailam kalkam quatam iti kramat. If you don't mix that in that sequence, what happens? क्या होगा? Nobody knows. हम ये कहते हैं कि नहीं उसमें होना चाहिए, आप ये कहते हैं कि नहीं भाई उसका homogeneous mixture नहीं बनेगा, अलग अलग रहते हैं। So we took help of our pharmacy institute, and from there we tried to study the, you know, nature of the basti. वो जो mixture बनता है वो homogeneous है कि नहीं, क्या होता है, कैसे होता है, because it's not our subject. And then some interesting things came out. एक तो हम ट्रेडिशनल वे से जो मोटर पेस्टल से बस्ती बनाते हैं कि भाई मार्कशीट मिलाया, फिर वो बनाया, मिलाया, वो मिलाया, उससे हमें जो मिक्सचर मिला होमोजेनियस ऑब्वियसली होना था, which we are using since centuries. Another we used house blender, जो आप जूस बनाने के लिए या जो दूसरा यूज करते हैं। With that also we made a basti mixture. And third one is a household mixture with the cutter blade. Important cutter blade, क्योंकि दूसरी ब्लेड लेंगे तो गड़बड़ है। And we found, out of our surprise, जो आप खरल से बस्ती बनाते हैं, सेम मिक्सचर आपको जो हम मिक्सचर ग्राइंडर यूज करते हैं उससे भी मिलता है। और वहाँ तो आपको क्रम से डालना भी पड़ता है, यहाँ आप क्रम से भी न डालो, एक साथ डाल दो, मिक्स कर दो, बात कर दो।
and even in the results also there were no significant changes were found in the clinical study also. But when we used household blender, उसमें तेल अलग घूम रहा था, शहद अलग घूम रहा था और कल्क अलग घूम रहा था. Means the mixture was not homogeneous. So as far as the blender is concerned, there is no issue. We can adapt the technology. हमको ये खरल पत्ता लेके बैठने की जरूरत नहीं है. और जहाँ हमारे जैसे हमारे वहाँ हम दिन की 15, 20, 25 बस्तियाँ देते हैं या जहाँ देते हैं, they need a mixture. They cannot afford these things. So we should adapt the latest technology and we should go for it. So the conclusion I already has told कि homogeneous mixture you can find with blender. Sorry, आप सबका आभारी हूँ. और मैं आयोजकों का, प्रोफेसर निगम का, डॉक्टर जोशी एंड बाकी सब आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ मेरे वर्क को आपके साथ शेयर करने का मौका दिया. थैंक यू. निगम सर प्लीज. Thank you, Anup Thakur sir. We are very thankful to you. Now the paper presentation session is going to start. I would like to hand over the mic to co-chairperson of this session, Dr. OPC. Where she is? Okay. Not she is, he is. Satish. Srishti Dayani. Dhani. Srishti Dhani. Please come here. आपका भी पेपर बहुत अच्छा था, पर समय पर आपने समाप्त नहीं किया, तो आगे भविष्य में ध्यान रखें. विजेता सिंह, प्लीज कम हियर ऑन द डेस्क. दीप कौर, गगनदीप कौर, गगनदीप कौर, आपका देन निगमानंद जी प्रमाण पत्र ग्रहण करें. ये मूवमेंट हमेशा याद रहता है. मूवमेंट को निवेदन करूंगा कि जो प्रेजेंटर हैं, क्योंकि हमारे पास लगातार और शोध पत्र बढ़ रहे हैं, पहले 60 थे, 62 है, अब 70 तक पहुंच गए, तो थोड़ा समय का ध्यान जरूर रखें. और मैं तो ये चाहूंगा कि 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करें. इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन का ज़्यादा उल्लेख न कर कंक्लूजन में आए. पैरामीटर्स बता दें, रिजल्ट और कंक्लूजन. इतना करेंगे तो सबको, जिनका भी अभी समावेश नहीं हुआ है, उनका भी समावेश इसमें हो जाएगा. Discuss with you all on the topic regarding lifestyle disorders. As told by Kotecha sir, that it is a sort of broad spectrum disorder. Lifestyle disorder is a broad spectrum topic. I cannot discuss all the aspects of the topic. So I am just telling you regarding the sustained sitting posture. It is one of the lifestyle disorder which is emerging today due to the IT hub, as India is becoming now one of the IT hub. So day by day, due to the industrialization and due to the technology, we all of the time, whole 6 to 7 hours minimum they are spending in their chairs. So we all are becoming as a couch potatoes. It is one of the emerging non-communicable disease of the 21st century. I can say there are different types of lifestyle disorders. One of them is sedentary lifestyle, on which I am going to present. Others are the food habits, other the disturbed relationship with the environment, and much more. Now, according to one of the survey, it is shown that average physical activity percentage of desk workers in a day. It is clearly shown that 56% of the people, they are the sedentary persons. They are not doing the exercise, not the physical activities they are performing, because whole day we have the work on the desk only. And other percentage
percentage has been given that what is the effect of time spent in the sedentary position and its effect on the motility rate. So as that hours of spending time on the desk is increasing, our motility rate is also increasing. Now comes to the causes of sitting disorder posture. So since there are so many causes of sitting disorder posture, the main points I am discussing with you. Mainly, the spending hours sitting in the front of computers and the laptops. Secondly, for the driving also, people which are driving for the more than 4 hours a day, mostly in the metropolitan cities. People have to move from one place to other place, especially in Delhi. I can say Delhi, Bombay. We can say that from going to office to home, we will spend 4 hours, 3 hours going to our workplace only. So our position, how we will sit, our back position, our leg position. So full time we will be sitting in the same position, sedentary position. So that will affect our body posture. So sitting in one position for long hours while relaxing, reading or watching TV. As now this is the age of TV, computers, and now I can also say these Wi-Fi, these mobiles. Most of the time what we will do, if we have the relaxing time also, what we will do, we will be seeing our WhatsApp, we will seeing our TV while sitting only. We will not go here, there, we will not talk to each other, we will not play. Nowadays children also, they will not go and outdoors plays they will not do. Sorry. So indoors, now for children also it has become the indoor play only. Now the fourth point is sitting in a wrong posture while working. Okay, if we are working also, if we are sitting in the office, we are sitting somewhere office while driving also, what we are taking is a wrong posture in which we are sitting. Even we are bending our bodies, we are leaning on the computers, we are leaning on the keyboards. Next. Now what are the risk factors associated with sustained and inappropriate sitting postures? These are the one of the metabolic disorders. Mainly it comes to heart disease, diabetes, colon cancer, which mainly arises due to the enzyme inactivation. Muscle degeneration, then comes to leg disorder, nervous disorder, then postures. Our neck gets stiffened, we get stooped shoulders and back. The spinal cord and disc, so mainly everybody will be having some, even after the age of 40 to 50, everybody will get spine and lower back pain, disc damage problems. Now comes to prevention and treatment of sitting posture disorder. So, Okay, now comes to ergonomics. It is a sort of science of designing, arranging workplaces, products and systems, so that it's a sort of how we should sit, how we should have the chairs, so that we can sit in that manner. Then we comes to Ayurveda. I will not explain, as all here are the Ayurvedic doctors only. They all know what is Panchkarma, Abhyanga, Fixin, so I am skipping. So then comes to herbs and medication also. One thing I want to tell that taking these medications at a one time, okay, we get the next evening, we will take the Ayurvedic medicine, it will not help. So, being a lifestyle disorder, we have to include it in our lifestyle also. Then, important is yoga and exercise. If you exercise 10 to 15 minutes or 20 minutes daily also, it will relieve you. Then, the most important point is changing in the habits and lifestyle. That's another. Changing in the lifestyle routine. So being lifestyle disorder, we have to change our lifestyles only. We have to change the position frequently stay. We have to stand by talking on the phone, walking during the commercials. These are some of the points. And one of the main points is if you are sitting in between, take the commercial breaks and do some little exercises, little yoga, so that it can relieve from your pain. Thank you so much. I would like to inquire health impacts of pesticides and its management from Panchakarma. Please welcome. Good morning. Myself Dr. Pran. In Ayurvedic classics, greater emphasis have been laid on karma therapy
like Vaman, Virechan, Basti, Nasya, we can uproot the Dushit dosh and thereby doing Ashay Shodhan, Panchakarma Shodhan therapy can do the purification and detoxification up to the cellular level. And with the help of it, we can definitely cure the toxic effects of pesticides. Aim is to study the harmful effects of pesticide on the body and their management. Objectives are to review the available evidences about the health effects of pesticide and preventive measure with the help of Ayurvedic Panchakarma therapies. We can come across with pesticides in soil, water, air, eventually in food. Probably it's time to take a closer look what's on our platter. From the vegetable basket, Brinjal tops the chart with the level of banned pesticides at 860% above the legal limits. An apple a day needn't always keep the doctor away. According to the survey, both apples and oranges were found to have banned pesticides level of 140% above the permissible limits. There is also growing concern about the presence of food to endocrine disrupting chemicals or gender bender pesticides, which can disrupt hormone levels and are suspected being linked to decline in sperm counts and increase in rates of breast and testicular cancers. These are chemicals in our shopping, chemicals in food. After some years, we'll see this. Husband will ask to his wife, what is in lunch today, and she will reply, Malathion, DDT, Palathon, methyl. Pesticides are in three forms: solid, liquids, aerosols. Least absorbed are dry base and most absorbed are emulsifiable concentrate. These are the routes of entry: eyes, lungs, oral and skin. Pathophysiology of organofluorines and anticholinesterase compounds. These are the mild poisoning, moderate and severe poisoning signs and symptoms. It starts from headache, dizziness, weakness up to the unconsciousness, convulsions. Management with Panchakarma. The purification therapy is described classically in terms of Samshodhan by Panchakarma procedure. These 5 procedures have been applied in almost all diseases. Through Panchakarma therapy, these toxic clogs are removed to normalize the physiological processes. Hence, Panchakarma therapy is called as detoxification therapy. How it works? The drugs having Ushna Tikshna Loya Vikasi properties with the help of their prabhav goes in Hruda and Dhamnis in all over the body and goes in Sukshma Srotas with the help of their Ushnata liquefies dosha samoa in the body. In Panchakarma, in Purva Karma, Sneha and Svedan both helps to soften the channels and toxin clogs. Elimination of toxins becomes easy when channels are soft and toxins are loose. In Vamana, Vishetto doshas and accumulated toxins are expelled through methodically induced emesis. Virechan is expelling the vitiated doshas and toxins through purgation. Basti Karma is expelling body toxins and vitiated doshas by introducing medicated liquids or oils through anus, urethra and vaginal canal. Nasya, we all know that nose is the gateway of the brain. The nasal administration of medication is called Nasya. Vitiated doshas and toxins which are accumulated in head and neck are expelled through the nose and mouth along with the nasal and oral secretions. Rakta mokshan, toxins present in gastrointestinal tract absorbed into the blood and circulated through the body. The extracting a small amount of blood from vein purifies the pitta. Bloodletting also stimulates the spleen to produce antitoxic substances which helps to stimulate the immune system. Conclusion, this is the fact that the majority of disorders prevailing in the present community are similar to those caused by Dushi Vish as explained in Ayurvedic text. So the treatment principles of Dushi Visha can use to treat many such disorders which has posted threat to a human health. In the process of Panchakarma of the body, it will certainly help prevent the accumulation of fresh toxins in the body, besides aid in the removal of existing toxins from the body. It is a safe and cost-effective procedures. Thank you. मेरे सभी साथियों, आज का जो मेरा विषय है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ गिलोय सोरस ओविडियस एंड गिलोय चूर्ण ऑन एलर्जिक राइनाइटिस। मैं इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा नहीं जा करके, एलर्जिक राइनाइटिस आज का ज्वलंत विषय है। करीब 60 से 70% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका कारण सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है।
causes of the allergic rhinitis, environmental pollution, factories, transports and चूल्हा, जिसके symptoms nasal congestion, watery nasal discharge, sneezing and conjunctival irritations. मॉडर्न चिकित्सा में इसके लिए 3 प्रकार की दवाइयां प्राय करके प्रचलित हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स, जिनके कालांतर में दुष्परिणाम शरीर पर दिखाई देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उत्तम उपाय है, एज पर अवर सेमिनार वेलनेस थ्रू आयुर्वेद, ओनली आंसर इज द परफेक्ट आंसर इज द पीके. पीके मीन्स पंचकर्म. पंचकर्म with medicine and Oppidian-ness with Giloy-Soras, Shodan and Snehan-ness with Triflagrit and Giloy-Churn oral. इसमें विशेष रूप से जो देने की पद्धति है वो हमने 30 पेशेंट को चुना. बाकी नस्य की पद्धति, नस्य के बारे में सभी विद्वद्गण जानते हैं, उस पर विशेष प्रकाश न डालते हुए जो नस्य की पद्धति अपनाई गई उसके ऊपर हम विशेष रूप से प्रकाश डालता हूं. यह 21 दिन का कोर्स किया गया, उसमें 7 दिन गिलोय-सोरस का नस्य दिया गया और बाकी के दिन हर तीसरे दिन गिलोय-सोरस का नस्य दिया गया, बाकी 3 दिन त्रिफ्लाग्रिद का नस्य दिया गया. त्रिफ्लाग्रिद का नस्य इसलिए दिया गया कि सिर्फ सोरस का नस्य देने से कहीं वात का क्षोभ नहीं हो, जिससे नासारंध्र में या ईएनटी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए बीच बीच में त्रिफ्लाग्रिद का नस्य दिया गया. और साथ में 21 दिन तक 5-5 ग्राम की मात्रा में उष्ण जल से प्रातः और सायं गिलोय चूर्ण की मात्रा दी गई. 21 दिन तक लगातार देने के बाद जो उसके परिणाम आए वो बहुत ही उत्तम परिणाम रहे. गिलोय के बारे में आप सभी जानते हैं कि रसायन है, बल्य है, मेद्य है, कफग्न है, ग्राही है. और अभी एक शोध के अनुसार पता चला है कि इन सब गुणों के अतिरिक्त CNS डिप्रेसेंट, एंटी एलर्जिक एंड एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी है. ये मॉडर्न के हिसाब से रोज शोध की प्राप्ति हुई है. नस्य इज ए काइंड ऑफ पंचकर्म ट्रीटमेंट ऑफ आवर बॉडी क्लीनिंग. औपीडन नस्य, कल्काध्याय औपीडन, कल्क पत्र सोरस आदि का औपीडन करके नाक में दोनों नासापुट में डालना ही औपीडन नस्य है. इसका डोज 4-4 बूंद की मात्रा में दिया गया दोनों नासापुट में. साथ में जो पैथोलॉजिकल टेस्ट किए गए TLC, DLC, ESR एंड SB परसेंटेज, ये पेशेंट का प्रोफाइल है. इसमें इंसिडेंस ऑफ कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, जो हमको सिम्टम्स प्राप्त हुए 26 पेशेंट में स्नीजिंग की प्राप्ति हुई. 87% पेशेंट को था. वाटरी नेजल डिस्चार्ज 30 पेशेंट में, 30 पेशेंट को था यानी 100% पेशेंट को था. नेजल कंजेशन 25 पेशेंट को था यानी 83%. वाटरिंग ऑफ द नाइज 20 पेशेंट में था यानी 67%. कंजक्टाइवल इरिटेशंस, कंक्लूजन पर आता हूं मैं. टोटल इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इसमें 15 पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड हुए यानी 50% रिजल्ट प्राप्त हुआ. मार्कली इंप्रूवमेंट पेशेंट 10 पेशेंट हुए 33% एंड इंप्रूव्ड 17%. और पैथोलॉजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा उत्तम परिणाम प्राप्त हुआ. सभी में प्राप्त हुए, लेकिन इस्नोफिल्स, जो कि आम पेशेंट, आम पब्लिक मेरा इस्नोफिल्स तो नहीं बढ़ा है, जिसके कारण मुझे बार-बार सर्दी हो रही है, जिसको लेकर के चिंतित होते हैं, उसमें भी उत्तम परिणाम प्राप्त हुए. इस प्रकार से यदि हम नस्य का प्रयोग करते हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस में उत्तम परिणाम प्राप्त होता है. और आगे चल करके इस पर और कार्य करने की आवश्यकता है. इतना करके मैं धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू सर. And all delegates, I am here to discuss about the management of grievous number with nasya. Hello. Grievous number includes grievous number is described in Nanatmanja Vyadis in Charak Samhita. It is the commonest disorder of cervical vertebrae. Here, degenerative condition of lower cervical region is found. Restricted and